नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं पांच की बात। पांच की बात में आज हम शुरुआत करेंगे कोटा की बात से, क्योंकि कोटा जो है वो अपने कोचिंग सेंटर्स के अलावा आत्महत्याओं के लिए, अफसोस है कि आत्महत्याओं के लिए खबरों में बना रहा है। आईआईटी हो, मेडिकल हो, इन सब की तैयारी कर रहे, भविष्य के सपने सजाए जो युवा यहाँ पहुँच रहे हैं, उनमें से कई के सपने बिखर गए। और न सिर्फ सपने बिखरे, बल्कि खेलने, पढ़ने और जिंदगी जीने की उम्र में कई बच्चों ने आत्महत्याएं की। ये करियर का दबाव है या परिवार का दबाव है, पढ़ाई का या पूरा तरीका ही गलत है? हम कहाँ नाकाम हो रहे हैं एक समाज के तौर पर? ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि आत्महत्या के लिए एक तरह से माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है हम आपको दिखा रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। माँ बाप बच्चों की क्षमता से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। माँ बाप की वजह से बच्चे दबाव में आते हैं, दबाव में आकर बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे सभी हादसों के पीछे माता पिता का दबाव। हम नहीं चाहते कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, मगर स्कूलों की हालत देखिए। छात्रों के पास कोचिंग सेंटर जाने के अलावा चारा नहीं है। हम कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। याचिकाकर्ता सरकार के पास जाएं। याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की इस पर मांग की है। आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोटा की स्थिति क्या है। अब ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा है? लगातार कोटा में हो रही आत्महत्याओं की जो खबरें हैं वो सुर्खियां बनती रही हैं। तो कोटा में खुदकुशी से छात्रों की जो मौत हुई है, उसमें 2023 में जो आंकड़े आए हैं वो अब तक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अब तक 24 मौतों का आंकड़ा इस साल में कोटा से आया है। इसके अलावा 2022 में यहाँ पर 15 आत्महत्याओं के मामले रिपोर्ट किए गए थे। दिसंबर 2022 में एक ही दिन में 3 आत्महत्याएं कोटा में हुई। 2021 में यहाँ पर 9 मामले सामने आए आत्महत्या के। 2019 और 2020 इस मामले में बेहतर इसलिए रहा क्योंकि कोरोना महामारी से लॉकडाउन था और कोटा में कम छात्र थे, बल्कि कोचिंग सेंटर्स बंद थे। 2018 में 12 मौतें हुई, 2017 में 10 मौतें। कई लोगों का, जानकारों का ये कहना भी है कि कोरोना के बाद खुदकुशी के मामले जो हैं वो 60% बढ़े हैं। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खुदकुशियां हो रही हैं, क्या उनसे भी कोविड का कोई रिश्ता है? और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये दिख रहा है कि इस साल इन सभी सालों के मुकाबले, हमने जो आपको आंकड़े दिखाए हैं 2017 से लेकर अभी तक के, उसमें 2023 में अब तक सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो 24 आत्महत्याएं हुई हैं अभी तक। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं खुद याचिकाकर्ता, जिन्होंने ये याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मलपानी जो याचिकाकर्ता हैं, और प्रणीत मुंगली हैं जो ट्रस्टी हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के आज के इस रुख के बाद क्या उम्मीद दिखती है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा फैले हैं, हमने इस पर अक्सर बात की है कि बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भरने के लिए एडमिशन्स हो रहे हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये भी एक इसका एंगल है। पर आपने जो अपनी याचिका की थी, उस याचिका में आपने क्या कहा था डॉक्टर अनिरुद्ध? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। मुझे समझता ही नहीं है कि अपन जो बच्चों को जो एजुकेशन देना चाहते हैं, जो अपन उनको संस्कार सिखाना चाहते हैं, वो कोचिंग क्लास में कैसे हो सकता है? क्योंकि कोचिंग क्लास में तो सिर्फ एक ही चीज रहती है, बच्चों को मार्क्स कैसे ज्यादा मिलना। लेकिन मार्क्स ज्यादा मिलना इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और मुझे डर है कि ये जब बच्चे बड़े होंगे, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, रिपोर्टर्स बनेंगे, तो उनकी जो क्षमता है सवाल पूछने की और सही जवाब ढूंढने की, वो मर जाएगी। क्योंकि वो इतनी इतनी उनकी आदत हो गई है कि जो कोई उनको बोलेगा वो एक्सेप्ट करेंगे, पैसिवली करेंगे। स्पून फीडिंग का जो लिमिट होता है वो बहुत लिमिट क्रॉस हो गया है। और मुझे तो खराब लगता है कि अपन बोल रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने बच्चे को सिखाने का।
क्योंकि ट्यूशन क्लासेस कोर्ट को का सिर्फ कोर्ट पैसे का ये बनाने कहना से था कि मतलब है। स्कूलों की हालत देखिए, स्कूल्स जो हैं वो इस तरह के हैं नहीं जहां पर बच्चा शिक्षा पा रहे हैं। आप एक और शिक्षा की भी बात कर रहे हैं जो मैं मानती हूं कि सही है, जहां पर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक होलिस्टिक एजुकेशन भी है, सिर्फ नंबर्स जो हैं वो शिक्षा नहीं है। लेकिन अफसोस कि जो हमारा समाज है और जिस तरह यहाँ पर नौकरियों की कमी है और एक एक इम्तिहान में इतनी भीड़ उमड़ती है कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा, उसमें एक दूसरे से आगे निकलने की जो ये होड़ है ये बच्चों में इतना दबाव पैदा करती है कि यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं बच्चे और आत्महत्या कर रहे हैं। तो प्रणीत मुंगली भी हमारे साथ हैं, ट्रस्टी हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। जब कोर्ट ये कहता है कि इसमें माँ बाप जिम्मेदार हैं बच्चों पर दबाव के लिए, हम सेंटर्स कैसे बंद कर दें, आप इसके लिए गवर्नमेंट के पास जाएं, लेकिन जो ये माँ बाप की जिम्मेदारी या समझने की बात है कि कितने जिम्मेदार हम एज पेरेंट्स और समाज के तौर पे हैं, प्रणीत जी। इसमें सबसे पहले तो हम सबको ये प्रश्न एक पूछना चाहिए कि बच्चे जो इस कगार पर खड़े हुए हैं आज की तारीख में, इसमें माँ बाप की आकांक्षाएं और बच्चों की इच्छा कि वो माँ बाप के सपनों को पूरा करे जरूर एक फैक्टर है, पर उससे ज्यादा फैक्टर ये है सोचने के लिए कि क्यों हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहां एक परीक्षा, चाहे वो एक इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज का एग्जाम हो, वो पूरे भविष्य के लिए किसी भी बच्चे के लिए निर्णायक बने और उनके ऊपर उस प्रकार का दबाव बने। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो डॉक्टर मालपानी साहब ने भी रेस करी है कि आखिरकार हम क्या ये चाह रहे हैं कि बच्चे हमारी केवल एक परीक्षा पार करके एक डिग्री प्राप्त करें या अच्छे नागरिक बने और विवेक की शक्ति बनाएं, सही और गलत में डिफरेंशिएट करने का की क्षमता रखें। क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई वो क्लासरूम के अलावा जो एकेडमिक लर्निंग कर रही है, एक सोशल इमोशनल लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जो उनको जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो केवल एक कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग सेंट्रिक चीज से संभव नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो कोटा में जा रहे हैं, एंड हमें स्वीकारना पड़ेगा कि जिनको हम विद्यार्थी स्टूडेंट्स कुछ भी दाम दे ऑल चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द डे, और इनकी एकेडमिक नीड्स के अलावा सोशल इमोशनल नीड्स की जरूरत है। तो वहां पर जो सोशल और इमोशनल नीड्स है वो जाहिर तौर पर वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो कोटा में जिस तरह के एक सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स इतने ज़्यादा हैं कि कोचिंग सेंटर्स में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनकी जो मानसिक स्थिति क्या है, उनकी मनस्थिति क्या है, इस पर कौन ध्यान देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके लिए ही कोर्ट ये कह रही है कि माता पिता की जो आकांक्षाएं हैं, जो हद से ज़्यादा दबाव है, वो भी जिम्मेदार है। क्या घर से उस तरह का सपोर्ट मिल पा रहा है? डॉक्टर अनिरुद्ध, आप क्या मानते हैं? मैडम, कोटा में ना तो उनको सोशल इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ना तो उनको कोई एकेडमिक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे क्लासरूम में हैं तो क्या सीखने वाले हैं और कौन सिखाने वाला है उनको। बैठ के सिर्फ रट्टाबाजी करते हैं कि तुम वही परीक्षा बार बार के लिए प्रैक्टिस करो ताकि तुमको मार्क्स मिले। आप आर्टिफिशियली इतना प्रेशर और स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो। एक तो आप बच्चों को आपके उनके माँ बाप से कट ऑफ कर रहे हो बाय एग्जाइलिंग देम। एक हिसाब से तो एग्जाइल ही हुआ, प्लस बच्चे एक दूसरे के साथ ही भिड़ते रहते हैं। सब टीनेजर्स है, उनको खुद की तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी नहीं है, और जब उनके माँ बाप नहीं है तो फिर और उनकी हालत बुरी होती है। और अगर मुझे कोई कहे कि माँ बाप का ये फॉल्ट है, तो बेचारे माँ बाप कितना खराब लगता होगा उनको कि मेरा बच्चा था, होनहार था और वो बेचारा मर गया। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग ही हो गया। आप कहीं ये बात भी माँ बाप को भी समझना जरूरी है कि क्या हम वो इमोशनल ताकत बच्चों को दे रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, या हम अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। एक्सीलेंट पॉइंट। लेकिन तकलीफ क्या होगी है कि ये ट्यूशन क्लासेस जो हो गई है वो अभी इतने करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टीजमेंट में, मिस सेलिंग में। हमारे बच्चे फर्स्ट आते हैं तो बेचारे जो पेरेंट्स है वो उनका दिमाग ही नहीं सोच सकते हैं। तकलीफ है, शर्मा जी का बेटा जा रहा है तो मैं मेरे बेटे को भी भेजने वाला हूँ। और ये पेरेंट्स, कौन से पेरेंट्स जाते कोटा है जो लो इनकम है, मैं मेरे बच्चों को कभी कोटा नहीं भेजने वाला हूँ। और यही तो रोना है। और मेरा कहना है कि ये अपन सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हर पेरेंट, क्योंकि आज इंटरनेट हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास टीचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन है, फ्री है, सब लैंग्वेजेस में। गवर्नमेंट भी ये सब पोर्टल्स दे रही है, वीडियोस क्रिएट कर रही है जो इतनी हाई क्वालिटी के हैं। क्यों आप फुकट का आपके बच्चे के ऊपर पैसा खर्च करके उनको, मेरे हिसाब से तो जहन्नुम में डाल रहे हो।
जी जी, हमारे साथ अपराजिता गौतम भी जुड़ गई हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन से। अपराजिता जी, यहाँ पर अभिभावकों की और माँ बाप के रोल पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है, सवाल उठाया है। डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने इसके ऊपर याचिका डाली थी। कोटा में जिस तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं और जो संख्या वहाँ से आत्महत्याओं की आती है वो परेशान करने वाली है कि वो बच्चे जो वहाँ पर सपने लेकर गए भविष्य के, बल्कि पूरे परिवार का एक सपना होता है, जैसा डॉक्टर अनिरुद्ध कह रहे थे कि कुछ ऐसे परिवार के बच्चे भी अक्सर जाते हैं जहां पे इनकम कम है और अपना सब कुछ बेचकर जमीन जायदाद बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहां जाकर वो सपना बिखरता है और बच्चे की जिंदगी भी चली जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों पर है। वहां पे इन सेंटर्स में इमोशनल वेलबींग क्या है, मेंटल स्थिति क्या है बच्चों की, ये देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं जिनको सिर्फ टॉपर्स बनाने हैं या उनको सिर्फ अंक कैसे आए ये सिखाया जा रहा है। पेरेंट्स का रोल क्या होता है ऐसे में, क्या होना चाहिए? कोर्ट ने तो पेरेंट्स जी के रोल धन्यवाद नगमा जी। देखिए, ये बहुत इजी होता है। जैसे मैं आपके इसमें देख रही हूँ कि कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि सुसाइड के लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो आप खुद ये देखिए, जो माँ बाप अपना जो मेहनत की कमाई का पैसा है उसको जमीन बेचकर किसी तरीके, जैसे आपने बताया है, अगर वो बच्चे को कोटा बेच रहे हैं, जैसे डॉक्टर अनिरुद्ध ने बोला, ये लोअर मिडिल क्लास जाता है जो अपने एरिया में उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोटा भेज देते हैं क्योंकि वो क्योंकि इकोनॉमिकली उनको स्कूल्स नहीं सस्ता वहां पे पड़ता है। अच्छे हैं। बट यहाँ पर ये बात देखनी जरूरी है, ये बहुत इजी होता है क्योंकि बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी माँ बाप पे। बट मेरा ये प्रश्न है, माँ बाप क्यों जिम्मेदार हैं? हमने क्यों 12वीं के बाद मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पैटर्न डिफरेंट किया है? क्यों हम सीबीएसई के बेस पे पैटर्न क्यों नहीं लेते हैं? अनटिल एंड अनलेस इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव नहीं लाएंगे तो ये कंपटीशन के लिए, आज कोटा है कल को कोई और स्टेट में कोई वेन्यू बन जाएगी जगह और वहां पे पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए नगमा जी, जब पेरेंट्स बच्चे को भेजते हैं उनकी अपनी घर की और जिम्मेदारियां होती हैं, वो बच्चों के साथ नहीं जा सकते। क्योंकि पीछे एक डिबेट में थी, वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पेरेंट्स बच्चों के साथ रहें। आप कर सकते हो? अगर आपका बिजनेस है, आपका घर बार अगर यूपी में है, एमपी में, आप कहीं पर हो, आप बच्चे जी, के साथ उसके हॉस्टल में या नियर बाय नहीं रह सकते हो उसके इंस्टीट्यूट में। ये बहुत सारी चीजें देखनी होगी इसमें। एज एन आप जो एक सवाल उठा रही हैं कि जो सिस्टम है एजुकेशन का और जो स्कूल्स हैं, और खास करके ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है स्कूल में या पढ़ाई वैसी नहीं है, तो वो और कोई रास्ता नहीं बचता। प्रणीत मुंगली, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को इतना केपेबल नहीं बनाता कि वो किसी भी तरह की परीक्षा में बैठ सकें जब तक कि उन्हें आप एक्स्ट्रा, ये तो नीट और आईआईटी मेडिकल की बात हो रही है, पर स्कूलों की भी हालत देखिए कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से आजकल कितने कम बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। अलग से ट्यूशन, अलग से कोचिंग, कहीं जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बहुत फॉल्टी है। देखिए, हमने जैसे डॉक्टर प्रणीत जी का कमेंट चाहती हूँ इस पे मैं। प्रणीत मुंगली जी। नगमा जी, तो यहाँ पे ये जो बच्चों के ऊपर दबाव का एनवायरनमेंट बना है, ज़रूर उसमें कुछ हद तक एजुकेशन सिस्टम की जो हमारी कमियां हैं, एंड खासकर अगर हम एजुकेशन सिस्टम की क्या कमी है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, कहाँ पर फिक्स होना चाहिए? स्कूल्स की पढ़ाई के बदौलत आप क्या एग्जाम्स पास कर पाते हैं? क्या स्कूल्स में इस तरह की पढ़ाई होती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बच्चे कोचिंग में जाने को मजबूर होते हैं, या किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा है अभी? तो एज एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है? किस तरह के अप्रोच में क्या बदलाव होना चाहिए? तो नगमा जी, यहाँ पर अगर कुछ गिने चुने प्राइवेट स्कूल्स बड़े शहरों से हम छोड़ दें, अधिकांश जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर उनके पास में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जहां पर पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उस सब चीज की तैयारी कर रही है, हम टॉयलेट्स और ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही उठ नहीं पाए हैं। अब इस चीज का सोल्यूशन कैसा होगा? इस सोल्यूशन का यही होगा कि ओवरऑल हमारी जीडीपी का परसेंटेज हमारे को पब्लिक एजुकेशन के ऊपर अच्छी तरीके से स्पेंड करना पड़ेगा और एक इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट एजुकेशन में भी। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में यदि अगर बच्चे वहां परफॉर्म नहीं करते तो पेरेंट्स वहां अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, उसी तरीके से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, जहां देश के अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में और वैसे क्षेत्र में जहां पब्लिक एजुकेशन का जो फायदा कर रहे हैं, उसका स्तर जरूर बढ़ाने की आवश्यकता है और वहां अकाउंटेबिलिटी लेने की आवश्यकता है। क्योंकि 60-70% बच्चे जब उन स्कूल्स में जा रहे हैं, तो जब तक वहां की प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होगी
कुछ सीमित बड़े शहरों के अच्छे स्कूल्स में क्या हो रहा है वो एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। और दूसरे की जो पूरा पढ़ाई का फोकस है वो यही अभी भी है, नौकरियों की इतनी कमी है, पढ़ाई का फोकस ये है कि किसी तरह से आप किसी कंपटीशन में आ जाएं, आप मेडिकल और इंजीनियरिंग का कंपटीशन कर लें तो पूरे परिवार का जो भविष्य है वो सुधर जाता है। अब जब कोर्ट ने ये बातें कही हैं, आपने याचिका डाली थी डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मलपानी, अब कोर्ट कहता है कि अब सरकार के पास जाएं, हम सेंटर्स तो बंद नहीं कर सकते, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, तो अब आपको क्या उम्मीद लगती मेरे है? हिसाब से सोल्यूशन है, अपन ने ये सोचना नहीं चाहिए कि सोल्यूशन नहीं है। जो बच्चे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स रहते हैं वो माँ बाप ही रहते हैं। उनको हंसना कैसा, सीखना कैसा, चलना कैसा, वो सब माँ बाप ही सिखाते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं बात है कि 5 साल के बाद वो बच्चे सीख नहीं सकते अपने माँ बाप के साथ। ये सब कुछ अपन सरकार पे नहीं छोड़ सकते और बाजार के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। इसमें समाज की जरूरत है और इसके लिए हमने ये अपनी पाठशाला चेन ऑफ कोर्सेज खोली है जो कम्युनिटी के अंदर रहती है, जहां टीचर्स रहते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बच्चों को नहीं सिखाते हैं, जिनके पास कंप्यूटर रहता है, जो बच्चों की ग्रुप करते हैं, छोटी क्लास साइजेस होती है, जिनको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब नहीं। जो कमर्शियल कोचिंग क्लासेस है वो इतनी बड़ी क्लासेस रहती है क्योंकि उनको सिर्फ बच्चे से मतलब नहीं, पैसे बनाने से मतलब है। जो छोटी छोटी क्लासेस है जो कम्युनिटी के अंदर है, जहाँ टीचर्स है, अपने सबकी एक्सपीरियंस है कि अच्छे टीचर जो होते हैं वो पूरे बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये टीचर्स सिर्फ कोटा में मिलती नहीं है, टीचर्स हर गांव में, हर हर स्लम में, हर कम्युनिटी में रहती है। तो अगर हम इन टीचर्स को पैसे दे जो पेरेंट्स खुद देगी तो फिर मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो ट्यूशन क्लास का मामला है, हमने एक सजेशन ये भी दिया था कि उनको ऐसे नहीं चाहिए कि वो एडवांस में इतनी सारी फीस ले ले, क्योंकि फिर पेरेंट्स जी, डेब्ट में ट्रैप्ड हो जाते हैं। हर महीने उन्होंने फीस रिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा खुश नहीं है तो वो चले जा सकता है वहां से। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, एक बार बच्चे को पकड़ लिया और उसको पैसे निकल गए तो वो केयर ही नहीं करते कि वो बच्चा सीखता है या फेल होता है या पास होता है। वो बिल्कुल बच्चों सही के कहा लिए अच्छा आपने। नहीं इन है। चीज़ों में बदलाव बहुत ज़रूरी है, एक रिव्यू भी होना चाहिए। एक बार पैसे आ गए उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो इस तरह की जो रेगुलेशंस है वहाँ पर ज़रूरी है। और आपको लग रहा है कि अभी भी उम्मीद बाकी है और दूसरे रास्ते निकल सकते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए? बहुत मुझे मुझे धन्यवाद आप बहुत तीनों का उम्मीद है, हमारे क्योंकि साथ। इससे ज्यादा जी तो खराब हो नहीं सकता है। कोटा इज हाँ, ऑलरेडी द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न। अभी इससे खराब नहीं होता है तो, लेकिन इम्प्रूवमेंट की अपना होप होना चाहिए, अपने कोशिश करनी चाहिए। अगर अपन पेरेंट्स को ब्लेम करें तो यू आर ब्लेमिंग द विक्टिम। ये बेचारे एज इट इज दुखी और तुम और उनको दुखी कर रहे हो। आई डोंट थिंक दैट इज अ सोल्यूशन एंड आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। गवर्नमेंट की भी ये कोई हल नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि होती माता है। पिता या अभिभावकों को इसके सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाए। ये ज़रूर है कि माता पिता को भी इस बात को सोचना चाहिए कि कितनी उम्मीदें बच्चों पे डालें और कितना ज़्यादा बोझ बच्चों पर डालें, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है इसको भी समय समय पर देखें। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनकी वहाँ पे स्थिति क्या है, शिक्षा की भी, और बच्चों के मनस्थिति वहाँ पर किस तरह की है, मानसिक स्थिति किस तरह की है, इसको भी समय समय पर देखना चाहिए। एक ब्रेक के बाद अब इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो सुरंग में फंसे हैं मजदूर, वो अब किस हाल में हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और तमाम कोशिशें उनके बचाव के लिए चल रही हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। इस बीच एक राहत की बात ये आई है कि सभी 41 मजदूर अभी सुरक्षित हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्हें लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया है कि सुरक्षित जरूर बचाएंगे। इस वीडियो के सामने आने से फंसे हुए मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अब उन तक खाना भी पहुंचाया गया है। अब तक सूखे मेवे, कुछ मुरमुरे भेजे जा रहे थे। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मजदूर किन हालात में वहां पर हैं। उनसे वॉकी टॉकी के जरिए अब बात भी की जा रही है। आप ठीक हो? हाँ।
ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे उस वक्त हो। कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ वो अरे कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे 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 कीजिए, आपके केजी केबल को। हाँ सभी को बोले एक एक करके आए, सबको दिखा दे कैमरा उठा के, सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कुछ बोलना चाह रहा है, बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहाँ से। अब बोलिए क्या कहना चाहते हो, आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। रेडियो सेट किसका किसका फेस देख रखा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी-टॉकी किसके पास है? दो पूछ लेना, पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ वो जो रस्सी कैमरे को नीचे ले जाओ, वहाँ पे सब लोग दिखाई दो। कैमरे नीचे लेके जाने के लिए बोलिए। स्पीकर से बोलो कैमरा नीचे ले जाइए। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो कैमरा अब धीरे धीरे वहां तक पहुंचा है जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं और एक एक करके वो नजर भी आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। और आपको एक बार फिर से हम स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित देख सकते हैं। जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके एक एक करके ये तस्वीरें हैं उन मज़दूरों की जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं और अभी सुरक्षित हैं। तो नंबर के ज़रिए हम आपको श्रमिकों को दिखा रहे हैं। दरअसल एक लंबा पाइप अंदर भेजा गया है इस टनल में। इसके ज़रिए एक एंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया है। जिस तरह से जब एंडोस्कोपी होती है तो कैमरे के ज़रिए कैमरा अंदर भेजा जाता है शरीर में, उसी तरह से इस पाइप के में एक एंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया है और इस कैमरे से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों का पहला वीडियो एंडोस्कोपी कैमरे से लिया गया है और वीडियो में दिख रहे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। 6 इंच चौड़ा और 53 मीटर लंबा ये पाइप है। इससे मजदूर पाइप से कैमरे के सामने आए। कई मजदूर सुरंग में फंसे श्रमिक ने कैमरे को भीतर खींचा। श्रमिकों की पहचान कैमरे से की जा रही है। कैमरे के सामने आने की अपील करता है बचाव दल और फंसे हुए मजदूर कैमरे के सामने एक एक करके आ रहे हैं। कैमरा ऊपर। ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं। और जहां पर सुरंग का मुंह नजर आ रहा है वहां से 230 मीटर अंदर मलबा गिरा हुआ है और थोड़ा ही अंदर यानी कि 270 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं। अब 230 मीटर वाली जगह से 6 इंच
चौड़ा और 53 मीटर लंबा पाइप डाला गया है। पाइप के भीतर एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है। इसी कैमरे का मॉनिटर बाहर रखा गया है, जिससे मजदूरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब कोशिश 3.5 फीट चौड़े पाइप को अंदर पहुंचाने की है, जिससे रेंग कर मजदूरों को बाहर निकालने की योजना है। और हम आपको एनिमेशन के जरिए समझा रहे हैं कि उत्तरकाशी की सुरंग में इस समय क्या हालात हैं। सिलक्यारा की ओर से ये सुरंग 2 किलोमीटर और 350 मीटर तक खुद चुकी है, लेकिन दिवाली की सुबह सिलक्यारा में मुहाने से करीब 200 मीटर अंदर इस सुरंग का करीब 53 मीटर का हिस्सा धंस गया, जिसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए, जिन तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। अब इस काम के लिए एक 6 इंच का एक और पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया है। इस सुरंग का दूसरा मुहाना बड़कोट नाम के कस्बे की ओर खुलता है। बड़कोट की ओर से करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सुरंग खुद चुकी है और बीच में करीब आधा किलोमीटर ही अब सुरंग बनानी बाकी है, लेकिन सुरंग को अंदर से मजबूत करने का काम अभी चल ही रहा है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। 9वें और 10वें दिन एक अच्छी खबर आई थी। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और इस बात की सफलता जो लगातार चाह रहे थे कि एक सफलता लगे, वो लगी है। पहले जो 6 मीटर डायमीटर का चौड़ा पाइप है, वो 53 मीटर लंबा है, वो जो मलबा था उसके आर पार हो गया। उसके बाद जो कैमरा भेजा गया था, एंडोस्कोपिक के साथ कैमरा भेजा गया था, एंडोस्कोपिक कैमरा है, उसमें कम से कम ये पता लग पाया कि उनकी सेहत कैसी है, वो कितने लोग हैं। हालांकि लोगों का पता था, लेकिन कैमरे के जरिए पता लगाया, देश और दुनिया को पता लगाया। और सबसे बड़ी बात है, उनके परिजनों को इस बात का भरोसा हुआ कि वो ठीक है और लगातार उनसे बातचीत की गई है। और लगातार इस खबर पर पहले दिन से हम बने हुए हैं और लगातार एक एक पल की अपडेट दी है। बहुत सारे इसमें अपडेट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और लगातार हर किसी के सामने एक चीज़ थी कि कैसे सफलता हासिल की जा सके। गजाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। गजाली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अपडेट हुई है, अभी तक किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देखी और क्या लगता है कि हम कितने करीब इनके जो लोग हैं वो आएंगे? जी देखिए, अभी तक जो हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि 5 प्लान हैं, ऊपर से, साइड से या टनल के दूसरे एंड से भी, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद होके कि जितनी सारी मशीनें यहाँ आ रही हैं, उसमें ज़्यादा फोकस जो है कि फ्रंट एंड से जो भी काम हो सके, क्योंकि आपने जैसा सही फरमाया कि 9 और 10 दिन बाद ही जो है उनके साथ कम्युनिकेशन, एक संपर्क साधा गया, खाने पीने की चीज़ें भेजी गई, वॉकी टॉकी भेजी गई, वीडियो उनकी आ सकी है। ये सारा काम जो है टनल के इसी एंड से हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऊपर दाएं बाएं इधर उधर हर तरफ से हम कोशिश करेंगे ड्रिलिंग की, तो यही लगता है, मुझे अभी भी यही उम्मीद है कि हालांकि एक्सपर्ट्स और भी लगे हुए हैं चीज़ों में, लेकिन जो एफर्ट यहाँ पर एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं या रेस्क्यू की टीम कर रही है, वही सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि शुरू से जितनी मशीनें हैं, ड्रिलिंग हैं, वो सारी यहीं से हो रही हैं। यहीं से वो विंड पाइप भी गया है, यहीं से फूड पाइप भी भेजा गया है, यहीं से सप्लाईज जा रही हैं, वीडियो आ रही है। और कहीं ना कहीं इतने दिनों से चाहे ऑगर मशीन बीच में रुक गई हो और दोबारा काम करना शुरू कर दिया हो, मुझे लगता है कि जितनी आसानी से और कम फासला यहाँ तय करना होगा, उतना बाकी किसी जगह से नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब जगह अभी तक ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटा है बीआरओ। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्य सड़कों से टनल के मुहाने तक जाने के लिए 1150 मीटर लंबी कच्ची सड़क बना दी है। करीब 1.5 दिन में 24 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सड़क तैयार की है। इसी सड़क के जरिए टनल के बोरिंग में इस्तेमाल होने वाले भारी उपकरण भेजे जा रहे हैं। अब सुरंग के ऊपरी हिस्से से जो वर्टिकल टनल किया जाना है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बीआरओ बनाएगी। 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से इस सुरंग में फंसे हुए हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा,
क्योंकि कितनी भी कोशिश उन्हें बचाने की हो रही है, ये समझना ज़रूरी है कि वो एक टनल में, एक सुरंग के अंदर में बंद हैं और इसमें एक बहुत घुटन और उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर असर पड़ रहा होगा। और ये जानने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के पूर्व निदेशक निमेश देसाई से बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। उत्तराखंड में जो मजदूर हैं पिछले 10 दिनों से जो हैं वो टनल में फंसे हुए हैं। वहां पर जो उनकी मानसिक जो स्थिति है उसे लेकर काफी सवाल जो हैं वो अब उठ रहे हैं। पहली बेशक से उनकी तस्वीरें आज आ गई हैं जिससे ये लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस क्या होगी ये आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट मिस्टर निमेश देसाई से। देसाई साहब, आप बताइए कि क्या उनकी मेंटल स्थिति होगी इस वक्त, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और पहली जो उनसे बातचीत संपर्क हुई है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, तो उनकी क्या मेंटल स्टेटस क्या होगा? आपने जैसे बिल्कुल सही कहा। अभी मानसिक स्थिति के बारे में हमें चिंता हो, सबको ये लाजमी है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसीज जो काम कर रही है। मैं नेताजी मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है रेजिलियंस, ह्यूमन स्पिरिट और रेजिलियंस का जो प्रमाण है वो हमें दशकों से बल्कि सदियों से मिलता रहा है। अगर आप याद करें, अब तो टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दी डायरीज ऑफ एन फ्रैंक, विक्टर फ्रैंकेल की कहानियां वो हमें मिलती थी कुछ समय के बाद पढ़ने को। जो व्यक्ति या समूह गुजर रहे थे वो अपने आप से उसको झेल रहे थे, उसका सामना कर रहे थे। अब फायदा ये है कि उनको भी पता है कि सारे दुनिया की नजर उनके ऊपर है, उनके हित पर है, और बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई है। बिसाइड द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज रियली इम्प्रूव्ड, so one is that fact, the basic human resilience. Second is the group support. क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब सहकर्मी रहे हैं, तो उम्मीद ये भी है, और मुझे लगता है वो आज साफ दिख रही है, कि ग्रुप सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर व्यक्ति अकेला हो, जैसे मैंने कहा, जो पहले के अकाउंट्स हमें मिले हैं वो बल्कि अकेले जूझने की बहुत सारी स्टोरीज हमें मिली है। ग्रुप सपोर्ट एक बहुत बड़ा काम करेगा। तो हमें ज्यादा फिक्र होनी नहीं चाहिए, बल्कि जब आप मुनासिब समझें, हम बात करें जो मीडिया में बात आई है एंटी डिप्रेशन पहुंचाने की, वो थोड़ा विवादास्पद है, वो बात भी कर ले। बिल्कुल। एंटी डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन की बीमारी अगर हो तो डिप्रेशन के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो एंटी डिप्रेशन कहते हैं। तो उसको तो असर होने में 2-3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तो हो सकता है सिर्फ शब्द प्रयोग का जाल है, लेकिन एंटी डिप्रेशंस इस समय में किसी को खास, अनलेस कोई डिप्रेस व्यक्ति पहले से हो जिनका इलाज चल रहा हो इनमें से, बट अगर किसी को मानसिक बीमारी पहले नहीं रही है तो ज्यादा से ज्यादा बेड टाइम स्लीपिंग पिल्स, सम एंटी एंजाइटी और टेंशन रिलीविंग एजेंट्स, यस, अगेन ओनली फॉर दोज हु रिक्वायर। तो बहुत मुश्किल है उन तमाम मजदूरों के लिए, हालांकि लगातार उनको बचाने के उपाय चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 10 दिनों से इस सुरंग के अंदर कैद हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रदूषण कम करने की बात दोहराई है और पराली पर भी सख्ती जताई है। कोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर, जुर्माने के अलावा किसानों को एमएसपी से भी वंचित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पूछा है कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनकी जेब को धक्का लगे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितना जुर्माना वसूला गया है। पहले दिल्ली ने कहा कि पंजाब समस्या है, अब कहते हैं कि पंजाब समस्या नहीं है, इसमें राजनीति ना करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है, इस पर क्या कहना है ये सुनते हैं।
देखिए, स्टबल बर्निंग अपने आप में वैसे तो प्रदूषण के नाते से इसका विचार करें बहुत ही एक गंभीर मामला है और इसमें जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और ख़ास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मेजर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं और हरियाणा का किसान नहीं जला रहा है। मैं हरियाणा के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है और हमारी इस अपील पर भी उन्होंने काम किया कि धान को कम से कम उगाएं। पानी की भी कमी हमारे यहाँ है तो इस अपील पर किसानों ने एक प्रकार से अमल किया है और हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ धान जो है वो पिछले वर्ष में कम बोया गया है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं और रोड शो करते नजर आए। आज करौली में उन्होंने कहा कि जादूगर कितना भी जादू कर ले, 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर होगी। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छूमंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छूमंतर। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान है। 23 शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज राजस्थान के उदयपुर, जालौर और बाड़मेर के इलाके में नजर आए जनसभा करते हुए। में, बर्फ में पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है, कहते हैं भाइयों और बहनों देश में कोई जात नहीं। तो वार और जो पलटवार है उसका सिलसिला चल रहा है, ये कुछ दिनों में थमेगा। 3 तारीख को नतीजे आएंगे चारों राज्यों के। इस समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।